नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और अब पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है। याद कीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जो अभी चंद दिनों पहले उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीओके को वापस लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, पीओके खुद ब खुद भारत में चला आएगा। और यही हो रहा है पीओके में। पीओके के लोग असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की सत्ता का दहन कर रहे हैं। दशहरे के दिन, नवरात्र के त्योहार में पीओके ने आजादी की जंग छेड़ दी है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। मुनीर की सेना और शहबाज सरकार की सत्ता धू धू करके जल रही है। मुजफ्फराबाद से आई तस्वीरें जो बयां कर रही है वो मुनीर और शहबाज के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए ठीक नहीं है। गुरिल्ला वॉर की तरह आजादी के दीवाने पाकिस्तानी सेना को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ यह आवाज ऐसा लगता है आजाद होकर ही दम लेगी, क्योंकि इन लोगों ने अब बगावत कर दी। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1947 के बाद से हमारी आवाज सुनी ही नहीं गई। सड़कों पर उतरे लोग, शहबाज सरकार हिल गई। 12 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि मुनीर की सेना अपनी ही सेना का इस्तेमाल अपने लोगों के खिलाफ, पीओके के लोगों के खिलाफ कर रही है। और ये तो पाकिस्तान में पहली बार नहीं है जब मुनीर की सेना ने अपने लोगों पर गोलियां चलवाई। अभी थोड़ी देर पहले केपी के अंदर फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था। तो हो सकता है कि पीओके पर फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी कर दे। अभी तक जो भी एक्शन लिया गया उसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद है, पुलिस और सेना की बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। ब्रिज को बंद करने के लिए कंटेनर लगाए गए, उसे पीओके के लोगों ने उठाकर नदी में फेंक दिया। यानी लड़ाई आर पार की लग रही। पीओके को पाकिस्तान से आजाद करो, नहीं तो सड़क पर प्रदर्शन होगा, गोलियों से भी नहीं डरेंगे। पहले की तुलना में इस बार का पीओके आंदोलन थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। पीओके में आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में बगावत का बिगुल फूंका गया है, जिसकी वजह से पीओके में पब्लिक में जबरदस्त गुस्सा है और भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है। यहां तक कि पुलिस और आर्मी को भी नहीं बख्शा जा रहा। पुलिस तो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है पीओके में, कोई पुलिस या तंत्र बचा ही नहीं। प्रदर्शनकारियों ने आजादी की मांग की है, जिसके बाद शहबाज सरकार ने पीओके में सेना उतार दिया है। हजारों सैनिकों को, 1000 सैनिकों को पीओके भेजा गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ कब कब वहां के लोगों ने आवाज बुलंद की, यह भी जान लीजिए। मई 2024 में लोगों ने हड़ताल की थी। सस्ते आटे और बिजली को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। 2023 में भी लोग सड़क पर उतरे थे। 2022 में भी आजादी के नारे लगाए गए थे और यह भी नारा लगा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। लेकिन इस बार पीओके ऐसी अंगड़ाई ले रहा है जैसे मानिए कि आखिरी लड़ाई हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले कह चुके हैं कि पीओके को लेने के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सुनवाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया।
पीओके की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपके दिल में भी दर्द होगा। एज ए हिंदुस्तानी आप तकलीफ महसूस करेंगे। पीओके के लोग जिस हाल में हैं उनके लिए सिंपैथी, सेंटिमेंट सब कुछ महसूस होता है, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा तो है। हमारे नेताओं ने पार्लियामेंट में कसम खाई है कि पीओके वापस लाएंगे, और वहां के लोग तकलीफ में होते हैं तो हिंदुस्तान का दिल दुखता है, क्योंकि उसे जबरन कब्जा किया गया है। और इन तस्वीरों को आप देखिए जरा। मैं तस्वीर अगर आपको बड़े वॉल पर दिखाऊं, किस तरह से लोग सड़क पर उतरकर बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो देखिए कि तस्वीर की स्थिति क्या है। लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीओके का झंडा लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सबूत है पाकिस्तान की नाकामी का कि पाकिस्तान के हाथ से पीओके छूट चुका है। पाकिस्तान के हाथ से एक मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। पाकिस्तान पीओके के मैटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और पूरी दुनिया की बिरादरी को इस तस्वीर को देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने पीओके की क्या हालत कर रखी है। और मुझे तो लगता है कि यह सही समय है जब पीओके के लोगों से बातचीत करके पीओके में एक राय बनाई जाए और इसे भारत में मिलाने की तैयारी की जाए। क्योंकि पीओके की जो हालत है, ये देखिए किस तरह से लोग सड़क पर हैं और अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। यह जीता जागता सबूत है शाहबाज और मुनीर के फेल हो जाने का, पाकिस्तान के फेल हो जाने का। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक भी यहां पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है क्या? मैंने इतने प्रोटेस्ट देखे, लेकिन एक भी पाकिस्तान का झंडा इस प्रोटेस्ट में मैंने नहीं देखा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी सर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी सर। हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर, अभय कार्की सर आपका। और निशाकांत ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं जेके त्रिपाठी सर से सबसे पहले रिएक्शन लूंगा। त्रिपाठी सर, क्या यह माकूल समय आ चुका है कि जब आखिरी फैसला लिया जाए कि भाई पीओके का मामला बिल्कुल पक चुका है और फल तोड़ने की बारी आ चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको, फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दशहरे की, महात्मा गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बधाई देता हूं। अब आपका जो प्रश्न है कि क्या ये माकूल समय आ चुका है, तो देखिए, माकूल समय काफी पहले से था, लेकिन एक चीज हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमको पीओके में कोई एक्शन नहीं करना चाहिए आगे बढ़। कई लोग कहते हैं कि अब ये समय है कि आप जा करके पीओके के ऊपर हमला करें। हमें हमला नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली भारत ने ही सबसे पहले इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का कार्य किया था। अब एक बार जब आप उसको यूनाइटेड नेशंस में ले गए हैं तो उस पर आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हम इसको हड़प लेंगे। आपको हड़पने की जरूरत भी नहीं। हम मॉरल सपोर्ट पीओके में रहने वाले कश्मीरियों को, बलूचिस्तानियों को जो कि परेशान हो रहे बलूच, सिंधियों को और केपीके के लोगों को देना चाहिए। उस मॉरल सपोर्ट की वजह से ये लोग जो अभी जुल्म सितम वहां सह रहे हैं उसके खिलाफ बगावत करेंगे और तेज हो जाएंगे। आपको याद होगा कि 2 साल पहले भी पीओके में हड़ताल हुई थी। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने, आजाद कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम मुल्क की 30% बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 घंटे रोज की बिजली मिलती है। हमें गेहूं का आटा जो है वो 800-900 रुपए किलो मिलता है, जबकि पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में 300 रुपए। उस वक्त भी बगावत का ही शुरू हो गया था। उन लोगों ने ये भी कहा था कि आप खोल दीजिए बॉर्डर, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, वहां के लोग ज्यादा अच्छी तरह से रह रहे हैं। बहरहाल उस वक्त तो सरकार ने दावा किया कि नहीं, आपको बिजली भी मिल जाएगी, आपको आटा और भी जरूरियात जो है
डेली की वो भी आपको मुहैया की जाएंगी, लेकिन वो बातें हुई नहीं। अभी भी वही हालत है कि बिजली का ज्यादातर हिस्सा पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब को जाता है। पानी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तानी पंजाब को जाता है। चीजें ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाब में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो कि तथाकथित आजाद कश्मीर में नहीं। और फिर देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा कि यही चीजें नहीं है। अभी जो उन्होंने 38 सूत्री मांगे रखी हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 13 लोग, 13 रिप्रेजेंटेटिव आजाद कश्मीर की असेंबली की, वो रिफ्यूजी कश्मीरी होंगे। यानी वो तथाकथित लोग जो भारत से भाग के आए हैं कश्मीर। ऐसी कोई बात है नहीं। और क्या होता है कि वहाँ केंद्रीय सरकार, इस्लामाबाद की सरकार अपने पिट्ठुओं को बैठा देती है। इसी वजह, ये भी एक बड़ी वजह है कि इससे बहुत ज्यादा असंतोष फैल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की हमसे दुश्मन, हमारी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं। इस समय तो देख के यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपना दुश्मन स्वयं। पाकिस्तान को जितना पैसा मिला, चाहे नेटो से, चाहे अमेरिकी ग्रुप से, चाहे IMF से, चाहे WB से, जितना भी पैसा मिला, उनमें से काफी कुछ तो उन्होंने मिलिट्री पर या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैदा करने, खड़ा करने, बढ़ावा देने में खर्च किया। और ये बात अब जग जाहिर है कि ऐसी हालत में विश्व के नजरों से भी एक पर्दा उठ चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब सिर्फ वही कर रहा है, जहां से कुछ पैसा मिल जा रहा है, आ जाए, हमारी सरकार चलती रहे, हमारे नौकरशाहों के और ज्यादातर हमारे आर्मी के लोगों के जेब भरती है। अब ऐसी हालत में तो कोई भी मुल्क खड़ा नहीं रह सकता जहां की 32% आपने आपकी जो है GDP का। 20 साल के बाद के पाकिस्तान का एक मैप जो है अपने जवाब में दिखा दिया मुझे, जो मैंने देखा है और मैं दर्शकों को समझा भी सकता हूं। आपने, आपके जवाब के हिसाब से आने वाले 1-2 दशक में पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब प्रांत बचेगा, जी बाकी बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान बाल्कनाइज हो जाएगा, जिसमें KP अलग मुल्क बनेगा, जिसमें सिंध अलग मुल्क बनेगा, बलूचिस्तान अलग, POK भारत के पास, इवन सराइकिस्तान जो सराइकी लोगों का है वो भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। जिस हिसाब से सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में फोकस वहां की गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो किसी भी मैटर पर हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगले 2 दशक नहीं, मैं तो कहता हूँ वो समय आ चुका कि 1 दशक में, जैसी स्थितियां भी चल रही हैं पाकिस्तान की, 1 दशक में पाकिस्तान का विकेंद्रीकरण हो जाए, विघटन हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी याद होगा, अभी 2 साल पहले जब कश्मीर, जब POK में ये जब कराकोरम हाईवे बंद किया गया था, और उसके बाद सरकार ने एश्योर किया था कि हम आपको गेहूं सस्ते में देंगे, बिजली ज्यादा टाइम देंगे, तुरंत बाद KPK के जो चीफ मिनिस्टर थे, अली गंडापुरकर, उन्होंने, अली गंडापुर ने साफ साफ कह दिया था कि क्या हम सौतेले बेटे हैं पाकिस्तान को, जो हम, हमारे ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं, हमें भी चीजें मुहैया नहीं की जा रही, क्या आप चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से वायलेंस, हिंसा का रास्ता अख्तियार करें, ताकि आप समझें। तो स्थिति ये हो चुकी है। सिंध में पहले ही देखिए खराबी, बलूचिस्तान की बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में पाकिस्तान में सिर्फ यही बचा है कि सिर्फ पंजाब बचा रह जाएगा पाकिस्तान का, और बाकी सारे हिस्से टूटकर अलग हो जाएंगे अपने आप। पाकिस्तान खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है, हमें उसके लिए कुछ करने की डायरेक्टली जरूरत भी नहीं। मैं तो कहता हूं जी त्रिपाठी सर, पाकिस्तान ने कब्र खोद ली है, बस उसमें गिरना उसका बाकी है, जी। लेटना बाकी है। अब भाई कार्की सर, ये सिचुएशन क्यों आउट ऑफ कंट्रोल चला गया? पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की 12वीं सबसे मजबूत आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी के पास बहुत असलहे, गोला बारूद हैं। पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों पर फाइटर जेट से मिसाइल गिराने में भी हिचकती नहीं है, चूकती नहीं है, अपने लोगों पर ऑपरेशंस चलाने में नहीं चूकती है। तो फिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ कैसे मुमकिन है? नमस्कार सबको, नमस्कार मेरी तरफ से। जो ये आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं एक उत्तर इस तरीके से देता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल मामला, एक सोशल मामला है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वो चलती फौज की तरीके से है, और उसमें उनके पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कोई डायलॉग या किसी चीज़ का कोई
ऑप्शन रहता नहीं है। वो सीधे ही डंडे और गोलियां चलाने पे विश्वास करते हैं। ये कोई पीओजेके में कोई वो थोड़ी है, इंसर्जेंसी थोड़ी हो रही है, कोई हथियार लेके थोड़ी उनके पीछे आ रहा है कितने साल से। जैसे बलूचिस्तान में तब भी मान सकते हैं कि आप फौज को भेज रहे हो। ये इतने साल के करप्शन, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ना उनके वहाँ हॉस्पिटल, ना रोड, ना खाने को पानी गंदा, लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो बेसिक बुनियादी चीज़ों के लिए वो कश्मीरी जो है वो उनसे बोल रहा है पाकिस्तान से कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। रोष है लोगों में, और उसका जवाब अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है। मैं आज पाकिस्तानी एक चैनल देख रहा था, तो उसमें वो चैनल में एंकर बोल रहे थे ठीक है, अगर वो आके मुजफ्फराबाद आना चाहते हैं, कोटली आना चाहते हैं, कहीं भी रावलकोट आके वो मिलके एक रैली करना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रैली आप करने दो। एक जनता का गुस्सा ऐसे ही तो निकलता है, उनको ला के उनको भाषण देने दो, आके कुछ कर देंगे, उसके बाद आप बोलोगे ठीक है हम पॉलिटिकली इसको आपसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन एक करप्ट सिस्टम में जहाँ जिसको एक डंडे की या एक गोली की या बंदूक की नोक पे जनता को दबा के पूरा सिस्टम चल रहा हो, जहाँ कोई एक आदमी को या कोई वहाँ की आवाम को कोई उम्मीद ना हो, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आज बीमार पड़ जाएंगे तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो उसमें दवा नहीं है, और वो बगल में देखते हैं एलसी के पार जब हिंदुस्तान को वो देखते हैं, और वहाँ पे उनके मीडिया में भी आता है कि आज वहाँ पे इतना बन गया, इतने एयरपोर्ट और बन गए, ट्रेन आ गई है, वहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, यहाँ तक कि सऊदी अरब, यूएई ये भी वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो वो प्रोग्रेस को जब देखते हैं कहते हैं भैया एक पुश्त पहले तो हम एक ही थे, आज वो कहाँ है हम कहाँ हैं। तो वो पीओजेके जो है वो भी कश्मीर की तरह एक अलग प्रांत है, जिसको कि अभी यूएन रेजोल्यूशन होना है कि उसको इंडिपेंडेंस करनी है या पाकिस्तान में जाना है, हिंदुस्तान में जाना है। तो जो हमने कश्मीर की जो एक आइडेंटिटी को हमने बिल्कुल संवार के रखा था, वहाँ पे कोई बाहर का आदमी अगर नहीं आ सकता है, हमने बाहर के आदमी को वहाँ नागरिकता नहीं दी है। एक कश्मीरी आदमी है वो वहाँ पे अपनी सरकार चलाते हैं, वो उन्हीं की गवर्नेंस है। पाकिस्तान साइड में उन्होंने सारे पंजाबियों को वहाँ पे डाल के डेमोग्राफी चेंज कर दी है। हिंदुस्तान का कश्मीर की जो आइडेंटिटी है कश्मीरियत वाली, और जो पीओजेके में जो कश्मीर है वो पूरे इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं। ये डेमोग्राफिक चेंज जो पंजाबी है मीरपुर वगैरह के आए हुए हैं, तो उनसे भी खुंदक है कि जब आपको यूएन रेजोल्यूशन के अंतर्गत हम एक अलग तभी वो झंडा भी अलग अपना लेके घूमते हैं। तो हमारे जेएनके में भी एक अलग झंडा होता था, लेकिन अभी तो आर्टिकल 370 के बाद उसका सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि महाराजा ने तो हिंदुस्तान को अपना एक्सेशन दे दिया था, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक यूएन का सवाल है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है दोनों तरफ के कश्मीर। और दूसरा, जैसे कि साहब ने अभी बताया था अपने त्रिपाठी जी ने, कि उनकी जो असेंबली है उसमें 53 में से जो उनकी 12 सीटें हैं जो रेफ्यूजीज़ के लिए हैं, उसमें वो अपने पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपने लोगों को वहाँ बैठाती है, और लोकल लोगों की आवाज़ को जानबूझ के दबाया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, उन पर वायलेंस किया जाता है, और उनसे सारे रिसोर्सेज लेके वो खुद अपना कंज्यूम करते हैं। वापस उसको मंगला डैम में कितनी बिजली बन रही है वो पूरी की पूरी पंजाब और सिंध में जाती है, और टेरर कैंप भी तो चलाते हैं सर।